कैसे आप सब? उम्मीद होंगे आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम जानेंगे अभिप्रेरणा के बारे में और देखेंगे अभिप्रेरणा क्या होती है और यह किस शब्द से बनी हुई है और इसके लिए क्या क्या जो है तथ्य वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप देखो सबसे पहले कि अभिप्रेरणा क्या होती है। तो अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा किसी भी कार्यकलाप में गति, ठीक है। और जो अभिप्रेरणा जो शब्द आया है वह मोटिवेशन के मूवर शब्द से आया है और मूवर शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। और देखो आप कि अभिप्रेरणा क्या होती है, यानी मोटिवेशन। बहुत से लोग आपको मोटिवेशन देते हैं लेकिन एक्चुअल मोटिवेशन क्या होता है ये अधिकतर लोग नहीं जानते। और देखो कि मोटिवेशन स्पीकर बहुत सारे आ चुके हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हो चुकी है। तो आप देखो कि जो मोटिवेशन होती है वह क्रियाकलाप में गति, यानी कि किसी भी कार्य को करते हो आप अगर, तो वह इस बात पर बल देता है कि आपके व्यवहार में कितनी गति आई। और इस व्यवहार में गति आने के कारण जो आपके अंदर बेचैनी उत्पन्न होती है, तनाव उत्पन्न होता है, अस्थिरता की स्थिति आती है और एक असंतुलन बनता है आपकी बॉडी के अंदर। और उस असंतुलन को जो पूर्ण करने के लिए जो आपके अंदर जो परिवर्तन होते हैं और जो आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आपके अंदर क्रियाएं होती है वही अभिप्रेरणा होती है, ठीक है। और देखो कि अभिप्रेरणा यानी आपके अंदर से आती है और एक भावनात्मक होती है, ठीक है। तो इसके बाद आप देखो कि अभिप्रेरणा के बारे में जो कथन है वो कौन कौन से कथन है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा के बारे में पहला कथन है, वह कथन है गुण का, कि किसी कार्य को करने, जारी रखने या नियमित रखने की जो अवस्था होती है उसे ही आप अभिप्रेरणा बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो कथन आता है सेकंड कथन, वो स्किनर का आता है। तो स्किनर बाउंड कहते हैं कि देखो किसी भी कार्य को करने की जो अधिगम होता है, अधिगम का एक सर्वोत्तम या फिर सर्वोत्कृष्ट जो राजमार्ग है वह अभिप्रेरणा को बताया गया है। यानी कि अभिप्रेरणा अधिगम को लिए बहुत आवश्यक होती है, ठीक है। इसके बाद में आप देखो कि अभिप्रेरणा का जो थर्ड कथन आता है वो आता है वुडवर्थ का। और वुडवर्थ मोड़ते कहते हैं कि निष्पत्ति तभी बन सकती है जब योग्यता हो आपके अंदर और अभिप्रेरणा हो। अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है तो आप अभिप्रेरणा का भले कितनी हो आपके अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आप निष्पत्ति निष्पत्ति का जो इंग्लिश अर्थ होता है वो होता है अचीवमेंट। यानी कि आप किसी कार्य को तभी प्राप्त पूर्ण कर सकते हो या प्राप्त कर सकते हो जब आपके अंदर योग्यता भी है, अभिप्रेरणा भी है। देखो जैसा आपके अंदर किसी चीज की अभिप्रेरणा है, जैसे आप नौकरी प्राप्त करने के लिए भी प्रेरणा है, लेकिन आपके अंदर वो योग्यता ही नहीं है। यानी कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बीएड करना जरूरी है। अगर आपके अंदर भी प्रेरणा है कि मुझे टीचर बनना है, टीचर बनना है, ठीक है, तो वो भी प्रेरणा है आपके अंदर, लेकिन योग्यता नहीं है आपके अंदर, पास बीएड की डिग्री नहीं है तो आप टीचर नहीं बन सकते। उसी प्रकार अगर आपके पास बीएड की डिग्री भी है, सब सारी डिग्रियां हैं, आपके पास टोटल डिग्रियां हैं, लेकिन अगर आप टीचर बनना चाहते हो और आपके अंदर अभी प्रेरणा नहीं है, आपके अंदर आंतरिक जागृति नहीं है, तो आप टीचर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि अंदर आपके अंदर अगर अभिप्रेरणा नहीं है, योग्यता नहीं है, तो आप किसी भी प्रकार से ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद में चौथा कथन आता है, वो आता है बेरोन बर्न और केंटाविच के द्वारा, ठीक है। देखो केंटाविच महोदय और बेरोन महोदय ये कहते हैं कि यह एक सॉरी आंतरिक और काल्पनिक प्रक्रिया है। और आंतरिक और काल्पनिक प्रक्रिया से तात्पर्य है कि यह एक व्यवहार में गति लाती है और एक खास व्यवहार खास लक्ष्य को निर्धारित करती है। और यह एक शक्ति प्रदान करती है जो व्यवहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और व्यवहार में परिवर्तन इसी शक्ति के कारण आता है, ठीक है। इसके बाद में आप देखो इसकी विशेषताएं। तो इसकी पहली विशेषताएं हैं, तो इसकी विशेषता में आप देखो ये एक चयनात्मक प्रक्रिया होती है, यानी इसका चयन आप स्वयं करते हो, ठीक है। और यह एक जैविक और मनोसामाजिक प्रक्रिया हो सकती है, यानी कि जैविक आवश्यकताएं भी हो सकती है वो मनोसामाजिक आवश्यकताएं भी हो सकती है, ठीक है। और इसमें देखो ये बाह्य हो सकती है और आंतरिक भी हो सकती है। इसमें दो प्रकार के अभिप्रेरक कार्य करते हैं, बाह्य अभिप्रेरक और आंतरिक अभिप्रेरक, ठीक है। यह एक भावनात्मक जागृति होती है और देखो यह एक कार्य प्रदान होती है, यानी कि यह कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, यानी यह क्रिया करवाती है आपको, ठीक है। और अभिप्रेरणा, और देखो अभिप्रेरणा के कारण ही आप किसी कार्य को जल्दी पूर्ण करने की कोशिश करते हो। और देखो यह लक्ष्य की ओर अग्रसित करती है आपको और यह कारण कार्य पूर्ण होने पर ऑटोमेटिकली ये समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में आप देखो कि अभिप्रेरणा का तथ्य इस बात पर बल देता है कि आप किसी कार्य को जल्द पूर्ण कर सकते हो, ठीक है। यह अभिप्रेरणा की विशेषताएं हो गई। इसके बाद में आप देखो कि अभिप्रेरणा चक्र। देखो अभिप्रेरणा चक्र में पहला जो आता है वह आता है आवश्यकता, ठीक है। आवश्यकता का तात्पर्य है
कि अगर आपके अंदर किसी चीज की कमी या अति हो जाती है तो उसके कारण जो उत्पन्न होती है वंचना है कि अगर आपके अंदर किसी चीज की अति हो गई तो आप उसे स्वीकार करना चाहते हो या फिर शांति चाहते हो। जैसे अगर आप माइंड में जो लोड चल रहा है उसको आप उतारने के लिए शांति चाहते हो या फिर किसी चीज की कमी, जैसे आपको एक खुशहाल जीवन के लिए पैसों की कमी होगी तो आप उसको पूर्ण करने की कोशिश करोगे, और ऐसी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जिनको आप पूर्ण करने की कोशिश करोगे। तो उसके कारण जो अवस्था उत्पन्न होती है वो आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी आवश्यकता आपकी नीड होती है, ठीक है। इसको इंग्लिश में नीड बोलते हैं। इसके बाद अंतर्नोद, ठीक है। अंतर्नोद ड्राइव, ठीक है। ड्राइव यानी चालक, ये एक चालक का कार्य करता है, ठीक है। और अंतर्नोद से तात्पर्य है कि आप देखो कि अंतर्नोद आवश्यकता के कारण जो अवस्था उत्पन्न होती है, जो बेचैनी की अवस्था उत्पन्न होती है, असंतुलन की अवस्था, अस्थिरता की अवस्था उत्पन्न होती है और असंतुलन की अवस्था उत्पन्न होती है, इसको ही हम अंतर्नोद बोल सकते हो। और देखो अंतर्नोद डेशियल नोड जैसा कथन है कि अंतर्नोद एक आदि शक्ति का मूल है, ठीक है। और देखो अंतर्नोद के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आता है और जो व्यवहार व्यक्ति करता है उसे ही अभिप्रेरित व्यवहार करते हैं, ठीक है। और देखो कि हिलगाड़ के द्वारा यह अभिप्रेरणा चक्र दिया गया। अभिप्रेरणा चक्र, देखो अभिप्रेरणा का जो पहला तत्व है या इकाई है वो है आवश्यकता। आवश्यकता, उसके बाद देखो आवश्यकता से यह घूमता हुआ अंतर्नोद एंड ड्राइव चालक पे चला जाता है, ठीक है। यह वापस घूमता हुआ उद्दीपक पे चला जाता है और उद्दीपक एक लक्ष्य पूर्ण होने पर आपके अंदर वापस नई आवश्यकता उत्पन्न होती है। यानी कि मनुष्य की आशाएं वो कभी खत्म नहीं होती, लक्ष्य कभी खत्म नहीं होते, ये आप सबको पता है। और इसके बाद में देखो आप कि ये सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं और इनका वर्गीकरण किस किस प्रकार किया गया है, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद होगी आपको चीजें पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो पहला सवाल है कि अभिप्रेरणा कौन सी भाषा का शब्द है और यह किस शब्द से बनी है और इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। और वुडवर्थ का कथन कौन सा है, ठीक है। स्टेनर का कथन बता सकते हो और गुड का कथन बता सकते हो, बेरोन बर्न और पेंटाविक का कथन बता सकते हो। हिलगार्ड के द्वारा कौन सा अभिप्रेरणा चक्र दिया गया, इसकी जानकारी हमें आपको बताइए। तो आप इन सब चीजों को देखें और इन सवालों का आंसर प्राप्त करने की कोशिश करें, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और आप हमारे वीडियो को ऐसे देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों को और आपको जाए। ये सेकंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है और यह रेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइकोलॉजी के टॉपिक तीनों में आते हैं और इसका क्वेश्चन 100% आता है आपके लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।